हेलो गाइस, वेलकम टू पीआरसी द क्लाउड किचन। क्या आप जानते हैं कि पिज्जा बनाने में 40-50 रुपए का खर्चा आता है। बिकता है 200 रुपए में, लेकिन उसके बाद भी क्लाउड किचन ऑनर्स पैसा बना क्यों नहीं पा रहे हैं। और ज्यादातर क्लाउड किचन ऑनर्स डिमोटिवेट होकर या तो क्लाउड किचन बंद कर देते हैं या फिर हार ही मान जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्लाउड किचन में वेटर्स और रेंट जैसा खर्च तो ज्यादा आता नहीं है, लेकिन स्विगी जोमेटो 38% तक की जो कमीशन जाती है वो आपकी प्रॉफिट का हिस्सा खा सकती है। तो चलो आज मैं आपको बताऊंगा अपने मेन्यू का कुछ सीक्रेट, जिससे आप अपने मेन्यू का कॉस्ट कटिंग कर सकते हो और अपने किचन को प्रॉफिटेबल किचन बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, अपने सिटी के डेटा को पहले समझा, एनालाइज किया जोमेटो के डेटा को, और मैंने वही आइटम रखा जो हाई वॉल्यूम में तो जाता है और बनाने में जिसकी इंग्रेडिएंट सस्ते आते हैं। और अच्छी बात यह है कि लोग उसे शौक से खाते हैं। तो जब मैं नॉर्थ इंडियन का काम करता था ना, तो मैंने राइस बाउल जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट उतारे थे। जैसे राइस बाउल हो गया, राजमा चावल का बाउल हो गया, और पनीर राइस वाला बाउल हो गया। तो ये सारी चीजें जो भी होती है ना, इन सब सारी चीजों को मैंने उतारा था बाउल में। और ये जाता कितना था, दोनों क्वांटिटी मिला के 450 ग्राम लगभग, ठीक है। और आराम से 189 रुपीज में बिकता था। अब देखो, चावल सस्ता था, लोगों को साथ में दो कॉम्बो मिल जाता था, सब्जी चावल का, ठीक है, दाल और राइस का। तो होता क्या था इससे कि प्रेजेंटेशन वैल्यू बढ़ जाती थी। कस्टमर को लगता था कि यार ये वैल्यू फॉर मनी है ना। और अभी जब मैंने पिज्जा के सेगमेंट में आया तो मैं क्या करता था कि एक्चुअली यार मेरे यहाँ ना पिज्जा का जो बेस है वो सस्ता मिलता है। स्टार्टिंग में नहीं मिला, बट मैंने उतना काम किया, पता किया, वेंडर सर्च किए, तब जाके सस्ता मिला। उसके बाद जब आप ज्यादा काम करने लग जाते हो, ज्यादा उठाने लग जाते हो, है ना, सामान, तो आपको ऑब्वियसली बात है चीजें सस्ती मिलने लग जाती हैं। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीजें आपको भी करनी पड़ेगी। 4 से 5 वेंडर ढूंढने पड़ेंगे आपको आपकी सिटी में। मैंने एक चीज सोच ली थी कि पिज्जा को इतना सस्ता बनाना है अपने लिए, कस्टमर के लिए नहीं, अपने लिए। मेरा आज भी पिज्जा कोई भी हो, सबसे महंगा से महंगा पिज्जा मेरा मात्र 40 रुपए के अंदर बन जाता है। पर ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, 55 से 60 रुपए लगते थे, है ना। टाइम लगा है चीजों को। तो धीरे धीरे मैंने कॉस्ट कटिंग करना सीखी। आपको भी सीखना पड़ेगा। जब मेरा पिज्जा अच्छा चलने लग गया तो फिर मैंने पास्ता, मैगी, ये सारे आइटम्स को रखना स्टार्ट किया। देखो, ये दोनों आइटम थोड़े सस्ते आते हैं, आप महंगे में सेल कर सकते हो इसको। क्योंकि मैगी तो देखो उबालना है, या वेजिटेबल्स वाली है तो फ्राई करना है, बॉयल करना है, पानी डालना है, हो जाएगा काम, ठीक है। पास्ता में सिर्फ आपका जो जादू चलता है वो है सॉसेस का। आप घर में बनाओ, ज़्यादा इजी पड़ेगा। मार्केट से लाना है तो मार्केट से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा वेंडर आपको कौन सा सॉस सस्ता दे रहा है। दूसरा फिर आता है मोमोज और रोल्स, है ना। उसमें आपको सब्जियां ज़्यादा डाल के, पनीर और अगर आप चिकन सेल करते हो तो कम डाल के भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हो, फिलिंग को हैवी कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। और ये सब करते हैं क्योंकि आपको कमीशन से भी बचना है ना, तो अपना मार्जिन कैसे निकालोगे। मेरी कॉम्बो स्ट्रेटेजी कैसी होती है, ठीक है। मैं सिंगल डिश की बजाय अब जब मैंने कॉम्बो बेचना स्टार्ट किया और सीखा कि कॉम्बो कैसे बेचते हैं, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि लोग या तो एक एक आइटम अगर पिक कर रहे हैं तो वो सेल्फ कॉम्बो बना ले एड ऑन से ऐड करके, या फिर वो कॉम्बो ही ले। मैंने मेन्यू का जो प्राइस के साथ कॉम्बो का प्राइस जो रखा हुआ है वो इतना सटीक तरीके से रखा हुआ है कि कस्टमर ले ही लेता है। अब मेरी वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपको पता है कि मेरे बर्गर का प्राइस क्या है। तो मैं अगर बर्गर को 89 रुपीज़ की बेचने की जगह मैं 189 रुपीज़ में 2 बर्गर और 1 फ्राइज सेल करूंगा तो कस्टमर खुशी खुशी उसे ले लेता है ना। या फिर अभी मैं जो लॉन्च करने वाला हूँ 3 बर्गर का सेट 199 रुपीज़ में, विदाउट ऑफर्स की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं। तो कस्टमर को लगता है कि हाँ यार ये तो मेरे काम का है ना। तो प्रोडक्ट वो ले लेता है। आप लोग ऑफर में फंस जाते हो कि एक आइटम बेचना है, महंगा बेचना है, ऑफर भी दे देंगे, और वहीं घाटा खा जाते हो आप लोग। जब ये सारा आइटम आपका मैनेजेबल हो जाता है तो फिर आपको एड ऑन्स में खेलना आना चाहिए। अगर आपने अभी भी नहीं सीखा है एड ऑन्स कैसे बनाते हैं, या एड ऑन्स के साथ कस्टमर के साइकोलॉजी को कैसे कैसे पढ़ते हैं साइकोलॉजी, सबसे पहले तो यार खुद अपने आप को देखा करो कि अगर आप कस्टमर हो तो आप कैसे क्या आइटम लेना प्रेफर करोगे। और कुछ भी अगर प्राइस रख रहे हो, कुछ भी एडवांस लगा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मैं अगर कुछ आइटम है तो उसके साथ मैं क्या रख दूं। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेन्यू जब भी आप डिज़ाइन करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को
उसके हिसाब से सेट किया करो कि फ्राइज अगर मैं पिक कर रहा होता फ्राइज, तो मैं उसके साथ क्या लेना पसंद करता। अगर मैं बर्गर के साथ एड ऑन्स लगा रहा हूँ, तो अगर मैं खुद किसी आउटलेट में जाऊं बर्गर लेने के लिए, तो मैं क्या साथ में लेना पसंद करूंगा। देखो, मैं आपको ये चीजें तो नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको उसके साथ ऐड करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, चैट जीपीटी है, सब कुछ निकाल लो, आपको बता देगा कि अगर फ्राइज देना है तो उसके साथ आप डिप दे दो। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एड ऑन्स के साथ 20 से 30 रुपए मुनाफा नहीं कमाना जानते हो तो कोई मतलब नहीं है, ये आपको सोचना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैं इन्वेंट्री मैनेज कैसे करता हूँ सारी चीज़ों की, ठीक है, ताकि मेरा वेस्टेज कम हो। मान लो अगर मैं पनीर की कुछ डिश ऐड करने वाला हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी कैटेगरी में वो पनीर कहाँ कहाँ फिट हो सकता है। तो मैं पिज्ज़ा में भी कर दूंगा उसे, सैंडविच में भी कर दूंगा और बर्गर में भी कर दूंगा, रोल्स में भी कर सकता हूँ, रैप भी बना सकता हूँ, है ना। तो एक ही आइटम से बहुत सारी चीज़ें बन गई। और मेरे वीडियोस में भी मैंने बताया है, जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, ठीक है, ये जनरली मेरे पूरे मेन्यू में यूज़ होता है। तो जैसे कि चाइनीज़ है, उसमें भी ये सारी चीज़ें लगेंगी, पिज़्ज़ा में भी लगेगा, ठीक है, और आपका बर्गर में भी यही सारा आइटम लगता है। तो वेस्टेज कम हो जाती है। फिर आपके अंदर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि अभी पिज़्ज़ा नहीं ऐड करते हैं, बाद में ऐड करेंगे जब ओटीजी ले लेंगे, है ना। अगर स्टार्ट कर दिया है तो प्रॉपर तरीके से करो। और स्टार्टिंग में मैं पिज़्ज़ा रखने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो आपका मेन प्रोडक्ट है ना। सिर्फ बर्गर स्टार्ट करके पिज़्ज़ा को छोड़ के आप अगर सोचो कि सैंडविच, ये सारे छोटे मोटे आइटम आप रख लोगे, तो ना आपका पैसा बनेगा और ना ही ऑर्डर्स आएंगे। आपको एक मेन प्रोडक्ट तो रखना पड़ेगा। अगर फास्ट फूड कैटेगरी में आप जा रहे हो तो पिज़्ज़ा मेन आइटम है। वेस्टेज कम करने के लिए मैं पोर्शन कंट्रोल बहुत करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं वेटिंग स्केल मशीन लाया हूँ, ये भी हालांकि मुझे गौरव सर ने सिखाई थी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। आप मेजरमेंट करके रखते हो तो आपको पता होता है कि अगर मैं चीज़ का पैकेट लेके आ रहा हूँ तो कितने मेरे पिज़्ज़ा निकलेंगे। अंदाजा नहीं, ये अंदाजे बयां नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप अंदाजे बयां करने पे जाओगे तो लुट जाओगे, ठीक है। आपको अगर एक पिज़्ज़ा बनाने में 30 ग्राम चीज़ यूज़ हो रही है तो दूसरा पिज़्ज़ा बनाने में भी 30 ग्राम ही डालना है, ठीक। फिर रील्स में मैं ये देखता हूँ पैकेजिंग का, इतनी शानदार शानदार पैकेजिंग दे रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता है कि उसमें भी जीएसटी लगती है। तो रील में दिखाने के लिए, बनाने के लिए तो ये सब बढ़िया है, वाकई में इसका पैसा निकाल पाते हो? फट जाती होगी तुम्हारी जब वापस से लेने के लिए जाते होगे तो। लिटरली ऐसा होता है। रील में दिखा के 1 लाख व्यूज पाने से और उससे अगर आपका पे आउट खुद रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी पैकेजिंग की जगह स्मार्ट पैकेजिंग यूज करना चाहिए। 70 पैसे या 50 पैसे का माउथ फ्रेशनर, स्पून और टिश्यू पेपर भी आपको 5 स्टार की रेटिंग दिला सकता है। पैकेजिंग बहुत चीज़ों में मायने नहीं रखती है, और आपको जबकि कॉस्ट कटिंग करना है। आज के हालात को देख के मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सोसाबाजी में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। कस्टमर को अगर 1 स्टार देना ही है, खाने में दम नहीं है, तो वो देगा ही देगा। तो अगर आपके 400-500 रिव्यूज़ हो गए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 1000 चाहिए। और अगर आपके अभी 150 से 200 हैं तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। ऑर्डर्स आने में उसका फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। अब हमने सुना है डेटा इज़ किंग, ठीक है। घोस्ट किचन है तो घोस्ट मेन्यू भी रहते हैं। कई बार हमने ऐड कर लिया है बहुत सारा आइटम, और हमें वीकली अगर अपडेट नहीं लिया कि कौन सा आइटम बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, तो जो नहीं बिक रहा है उसे हटा दो। सिंपली ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में यही बोलूँगा कि दिमाग मत लगाओ, हटा दो, सीधे हटा दो। क्या होता है उससे, अगर हमारा फनल डाउन हो रहा है तो हम उसे बाद में ऐड कर लेंगे, नए नाम से, नए तरीके से चल जाता है फिर बाद में। और साथ साथ मैं ये भी चेक करता हूँ कि अगर एक हफ्ता मेरी कौन सी डिश बिकी है, उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। अब तो चलो पता चल चुका है सारी चीज़ों का। मैं जैसे किसी और का चेक करता हूँ तो उनसे डेटा मांगता हूँ कि मुझे डेटा भेजो, कौन सा आइटम ज़्यादा बिका है, ज़्यादा सेल हुआ है, पूरा एनालाइज करते हैं और उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो कितना नहीं हुआ है, उसको कवर कैसे करना है, ये आप भी चेक किया करिए। क्योंकि सिर्फ रख लेने से और पे आउट आएगा इतना, उससे काम नहीं चलेगा। फिर कई लोग मेरे से बोलते हैं कि सर
धीरे धीरे रेट बढ़ा दें क्या? मैं हाँ बोलता भी हूँ कि 10-10, 5-5 रुपए करके आप रेट बढ़ा सकते हो, पर बढ़ाने के बाद फिर से ये सोचना बेकार है कि फिर से 10-10, 5-5 रुपए बढ़ा दें क्या? मुनाफा प्राइस बढ़ाने में नहीं है, बल्कि उसको स्मार्टली मैनेज करने में है। तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि जोमेटो भी आजकल बोलने लग गया है, जैसे भी आप प्राइस इंक्रीज करते हो कॉल आ जाता है उनके साइड से। तो मैं भी यही बोलूंगा कि प्राइस मत हाई करो, बल्कि कॉस्ट कटिंग करो। आप देखो कि वो आइटम जल्दी से कम प्राइस में कैसे बन सकता है। तो चलो ये कुछ टिप्स थी, हो सकता है आपको पता होगा, फिर से एक बार रिमाइंडर हो गई। अगर नहीं पता था तो इसको सोचो और अपने क्लाउड किचन में इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपका क्लाउड किचन ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। मिलते हैं फिर।